हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की बुक। ये एचटेट पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम, चाहे DSSS केवीएस एनवीएस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ। और एचटेट के लिए रामबाण वीडियो रहेगी, क्योंकि आपका कल ही एचटेट का एग्ज़ाम है, कल और परसों के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखें और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में से। इससे पहले कि मैंने कभी लेखक परिचय करवा दिए, जिसने वो नहीं देखे वो भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निरंतर क्लास निःशुल्क चाहते हैं तो। चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक का नाम है विष्णु खरे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर और महादेवी वर्मा। तो आप सभी जानते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक हैं विष्णु खरे। ठीक है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1941, 9 फरवरी 1940 और 10 फरवरी 1942, 5 फरवरी 1940। तो इसका उत्तर आपका रहेगा 9 फरवरी 1940। 9 फरवरी 1940 ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विष्णु खरे का जन्म कहाँ पर हुआ? राजस्थान के जयपुर में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हरियाणा के रोहतक में, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। विष्णु खरे किस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की? अब देखो भाई, स्नातकोत्तर का मतलब होता है MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट, यानी जो आपकी मास्टर MA, सिर्फ MA नहीं, जिसमें MSc भी हो सकता है, MCO भी, यानी मास्टर जो डिग्री होती है उसमें। तो देखो इन्होंने अंग्रेजी में क्या किया था, स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री की थी। विष्णु खरे किस कॉलेज से सन 1963 में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की? इन्होंने की थी क्रिश्चियन कॉलेज से। किससे की थी? क्रिश्चियन कॉलेज से 1963 में स्नातकोत्तर की डिग्री यानी मास्टर की डिग्री 1963 में की थी। कहाँ से की थी? क्रिश्चियन कॉलेज से की थी। आरंभ में विष्णु खरे किस समाचार पत्र में उप संपादक रहे? ध्यान रखेंगे, उप संपादक न कि संपादक। ठीक है, तो इन्होंने की थी दैनिक इंदौर से उप संपादक, यानी समाचार उप संपादक रहे ये दैनिक इंदौर से की। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त विष्णु खरे ने कहाँ और कहाँ पर विष्णु खरे ने कहाँ पर प्राध्यापक के रूप में काम किया? तो कहाँ देखो, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो इन्होंने किया था दिल्ली में। किस में किया था? दिल्ली में। ठीक है, आगे भाई इसका मैंने बोल तो दिल्ली दिया, लेकिन निशान कहाँ लगा दिया। केंद्रीय साहित्य अकादमी विष्णु खरे ने किस पद पर काम किया? सचिव में, उप सचिव में, अध्यक्ष में, सलाहकार में। तो इन्होंने क्या कहते हैं, उप सचिव के रूप में काम किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। केंद्रीय साहित्य अकादमी में विष्णु खरे ने किस पद पर काम किया था? उप सचिव के रूप में। विष्णु खरे ने किस समाचार पत्र में प्रभारी कार्यक्रम संपादक के रूप में काम किया? दैनिक हिंदुस्तान में, नवभारत टाइम्स में, दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, तो नवभारत टाइम्स में। देखिए दोस्तों, ये जो पाठ है ये हमारे न्यू जो पुस्तक दी है उसमें नहीं है। लेकिन अब आपके मन में होगा कि मैम जब जो नई पुस्तकें हैं उसमें नहीं है तो फिर आप क्यों करवा रही? लेकिन HPSC में इन पाठों से प्रश्न बने थे। ये वैसे एनसीईआरटी आपके पाठक में दे रहे जो नई पुस्तकें उसमें ये पाठ काट दिया गया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे अगर चाहते हैं कि हमारा प्रश्न मतलब हमारा नंबर ना कटे। ठीक है, तो ऐसे तो मैं कुछ ना कुछ जरूर होगा तभी करवा रही हूँ, नहीं तो मुझे भी आपका टाइम और मेरा टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किस समाचार पत्र में विष्णु खरे ने वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया? टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस। तो इन्होंने काम किया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। विष्णु खरे ने सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार मिला? कबीर पुरस्कार मिला, निराला सम्मान मिला, तुलसी सम्मान मिला, रघुवीर शाही सम्मान मिला। तो इन्होंने मिला था रघुवीर शाही। लेकिन ध्यान रखना है सर्वप्रथम यानी पहला इनका पुरस्कार कौन सा था? रघुवीर शाही सम्मान पहला सर्वप्रथम दिया गया है।
दिल्ली में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ भाई? दिल्ली में कौन सा मिला था? ये भी अब सर्वप्रथम तो मिला था रघुवीर सहाय सम्मान। अब दिल्ली में कौन सा मिला था? दिल्ली पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी, जैनेन्द्र कुमार, दिल्ली ललित कला अकादमी। तो इनको मिला था हिंदी साहित्य अकादमी। कहाँ मिला था? दिल्ली में। हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली में मिला था। रघुवीर सहाय सम्मान इनको पहली बार मिला था। रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान के अतिरिक्त विष्णु खरे अन्य कौन से सम्मानों से पुरस्कृत किए गए थे? तो देखना भाई, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, कबीर सम्मान और तुलसी सम्मान, पद सम्मान प्रेमचंद। तो इनका रहेगा शिखर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान। विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिनलैंड पुरस्कार, फिनलैंड नेशनल अवार्ड, फिनलैंड साहित्य पुरस्कार और नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। तो इनको ये पुरस्कार मिला था। भाई इतना बड़ा नाम है, याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको वहाँ ऑप्शन मिलेंगे तो आपको बस टिक करना है। थोड़ा नहीं याद हो रहा और आप परीक्षा आपकी काफ़ी नज़दीक आ गई है तो आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, ये डी वाला पुरस्कार मिला था। ठीक है। गैर रोमानी समय में के रचयिता का क्या नाम है भाई? जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु खरे, विष्णु प्रभाकर। तो ये देखिए, गैर रोमानी समय के विष्णु खरे हैं इनके, मतलब गैर रोमानी समय के रचयिता या लेखक लगा लीजिए विष्णु खरे हैं। रचयिता ये देख लेना, ये शुद्ध है, ये ठीक लिखा है। कई बार अशुद्ध में पूछा जाता है शुद्ध में। ठीक है, ठीक, ये ध्यान से देखिए, कई बार आया हुआ प्रश्न है। सिनेमा पढ़ने के तरीके किस विधा की रचना? उपन्यास है, नाटक है, आलोचना है या फिर कहानी है? तो भाई ये क्या है? आलोचना है। सिनेमा पढ़ने के तरीके क्या है? आलोचना है। देखिए भाई, निरंतर क्लासेस चाहते हैं निःशुल्क तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर अवश्य कर देना। ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। खुद अपनी आँख से के रचयिता का क्या नाम है? विष्णु खरे, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये रहेंगे विष्णु खरे। खुद अपनी आँख से के रचयिता रहेंगे विष्णु खरे। पिछला बाकी कविता संग्रह के रचयिता का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विष्णु खरे, राम खरे। तो इसका नाम क्या है? विष्णु खरे। पिछला बाकी कविता संग्रह, देखो भाई कविता संग्रह लग जाता है कहीं पर संग्रह, तो मतलब ये है कि एक से ज़्यादा उसमें मिलेंगे संग्रह। एक से, चाहे वो कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, नाटक संग्रह, कोई भी संग्रह। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसमें क्या एक से ज़्यादा कविताएं संग्रह होंगी। तो इस पिछला बाकी क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है। और देखे, अगर ये आपको PDF चाहिए फिर बोल रही हूँ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम से अवश्य जुड़े, वो भी निःशुल्क है बिल्कुल। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा कौन सा हो जाता है? आश्चर्यचकित, किटन, गौरवान्वित, चार्ली चैपलिन। भाई सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चाहिए, यानी कि चार्ली चैपलिन का एक क्या था, मतलब एक भोलापन, क्या कहता, मतलब एक मुखौटा टाइप में, चार्ली मुखौटा सा टाइप में दिया। सबकी आवाज़ पर्दे के रचयिता का क्या नाम है? सबकी आवाज़ पर्दे में रचित है। ये देखो भाई, यहाँ तो आपको ऑप्शन दिखाए तो आपको पता है, वैसे विष्णु खरे पढ़ रहे हैं तो आप फटाफट निशान लग रहे हो विष्णु खरे। लेकिन वहाँ आप ये थोड़ी ना कि विष्णु खरे पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सभी रचनाएं अच्छी तरह से सुन लेना है, देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु खरे, विष्णु प्रभाकर, क्योंकि विष्णु खरे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि विष्णु खरे पढ़ रहे हैं तो आप फटाफट विष्णु खरे यहाँ तो लगा दोगे। लेकिन आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, आपका याद करना, नहीं तो वहाँ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, मतलब भूल सकते हो। किन 2 समाचार पत्रों में विष्णु खरे के सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित हुए थे? भाई ये 2 समाचार पत्र बताने हैं जिस पर उन्होंने उनके सिनेमा विषयक, यानी सिनेमा से संबंधित खबरें छपती थी। नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान, दीनमान और पंजाब केसरी, नवगीत और दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। तो इनकी थी नवभारत टाइम्स और द हिंदुस्तान में इनके सिनेमा विषयक लेख छपते थे। मेकिंग ए लिविंग चार्ली कौन सी फिल्म है?
भाई तीसरी है, पहली है, चौथी है, दूसरी। तो मेकिंग ए लिविंग इनकी पहली फिल्म है। मेकिंग ए लिविंग देखो भाई सर्वप्रथम होता है ना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे आप अवश्य याद करेंगे, ठीक है। जो चीज़ पहली बार होती है ना, पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था, या पहली बार एरोप्लेन किसने उड़ाया, तो इस तरह से रेडियो किसने बनाया था, टेलीविजन, तो पहली बार जो भी हो, जो भी प्रश्न हो, पहली बार साहित्य अकादमी किसे मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये पहली जहाँ भी आ जाता है महत्वपूर्ण होता है। तो मेकिंग ए लिविंग की कौन सी फिल्म थी, पहली फिल्म थी। मेकिंग ए लिविंग फिल्म को बने हुए कितने साल हो चुके हैं, 50 साल, 75 साल, 60 साल, 80 साल, तो इनको हुए हैं 75 साल। देखो भाई मतलब कि जब ये कहानी जो चार्ली चैपलिन की लिखी जा रही थी, तो उस समय की बात है ना, कि आज जो हम पढ़ रहे हैं उसकी नहीं। जब ये लिखा जा रहा था, ये गद्य विद्याएं जो लिखी जा रही थी उस समय की बात है ये, ठीक है। वहाँ से टाइम लगाना है ना कि आज के समय। चार्ली ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है, वीरस और रौद्र रस, श्रृंगार और वीरस, हास्य और विभत्स, करुणा और रस और हास्य रस। तो इन्होंने किया है करुणा रस और हास्य रस का। मतलब ये बहुत ही दुर्लभ संगम होता है, ये सभी के बस की बात नहीं होती, भी करुणा भी आ जाए और हंसी भी आ जाए। या तो इंसान करुणा का भाव ही पैदा कर सकता है या हंसी का ही कर सकता है, लेकिन उन्होंने इकट्ठा किया है। मतलब आदमी को दुख भी महसूस होगा और हंसी भी आ जाएगी, यानी अपने आप को इन्होंने फिल्मों में मतलब एक तरह से देखा जाए तो खुद को बेवकूफ़ बनाने, खुद को पागल दिखाना है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा दिखूँ, सम्मानजनक, लोग मेरा सम्मान करे, मैं एक प्रतिष्ठावादी अविचारशील आदमी बन दिखूँ। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक जोकर की तरह प्रस्तुत किया है, जो हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। लेखक के विचार अनुसार आने वाले कितने वर्षों तक चार्ली के नाम का मूल्यांकन होता रहेगा, 50 वर्षों तक, 25 वर्षों तक, और 60 वर्षों तक, 40 वर्षों तक। तो 50 वर्ष यानी आने वाले 50 वर्षों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। चार्ली की फिल्में किस पर आधारित हैं, कल्पना पर, यथार्थ पर, भावनाओं पर, विचारों पर। तो उनकी फिल्में हैं भावनाओं पर आधारित हैं, यानी भावुक भरी फिल्में हैं, जैसे देखकर आदमी को रोना आ जाए, इस तरह से भी इमोशंस जिसको आप बोलते हैं ना वो वाली। चार्ली की जो फिल्में हमें अलग प्रकार की भावनाओं का एहसास करती हैं, उन फिल्मों के नाम भाई अलग प्रकार की भावनाएं, जो उनसे जो इनका विषय था उनसे अलग हटकर। तो ठीक है, तो इनकी थी रेल ऑफ छिटविट, मेट्रोल्स, द रोल्स सील, वीक एंड सैंड, पोटिक्स और कॉमेक्स। तो इनकी थी मेट्रोपोलिस ऑफ द रोवंथशिल, मेट्रोपोलिस द रोवंथशिल। इनकी विषय से हटकर जो बाकी जो फिल्में थी वो अलग विषय की थी, ये फिल्में दो इनकी अलग विषय, यानी बाकी तो किस की थी, करुणा और हास्य रस की, लेकिन इनमें करुणा और हास्य रस नहीं है, ये इनसे अलग हटकर फिल्में हैं। चार्ली की माँ किस प्रकार की नारी थी, परित्यक्ता थी, विदुषी थी, लोकप्रिय अभिनेत्री थी, नौकरी पेशा। तो ये क्या थी, परित्यक्ता। परित्यक्ता का मतलब होता है जिसको आज बोलते हैं ना डिवोर्स, तलाकशुदा, तो वो है परित्यक्ता। मतलब इनके ये अपने पति से अलग रहती थी। चार्ली की माँ किस प्रकार की अभिनेत्री थी, लोकप्रिय थी, सामान्य थी, सर्वश्रेष्ठ थी, घटिया थी। तो देखो सामान्य, तो देखो ये तो बेकार के प्रश्न होते हैं इस तरह घटिया उठे, तो आप समझिए, ऐसे समझदार हो आप, ठीक है। तो लोकप्रिय ये किसी सामान्य बी आएगा, तो इस प्रकार के तो आप ऑप्शन काट ही सकते हो, समझदार हो। चार्ली को एक भारी घुमंतु चरित्र किसने बना दिया था, जटिल परिस्थितियों ने, अमीरी ने, गरीबी ने, उच्च जीवन मूल्यों ने। तो जटिल परिस्थितियों ने भी किसने बनाया था, जटिल परिस्थितियों ने। विष्णु खरे के अनुसार संस्कृत नाटकों में विदूषक वह किसने बदतमीजियां करता है, किनसे। देखो विष्णु खरे के अनुसार संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह किन से बदतमीजियां करता है, मूर्खों से, छोटे व्यक्तियों से, सेवकों से, राज व्यक्तियों से। किससे करता है, राज व्यक्तियों से। विदूषक मतलब जो दिखाया जाता है ना पर्दे पर जो होता है, जो पहले जो पूरी कहानी का जो एक तरह से संचार करने वाला, तो उसी विदूषक बोलते हैं। आरंभ में चार्ली किन लोगों ने भर्त्सना की, मतलब कि भर्त्सना मतलब प्रताड़ित किया, मतलब एक तरह से दुदकारा उसको। पूंजीपतियों ने, राजनीतिकों ने, शिक्षकों ने, गरीबों ने। तो पूंजीपतियों ने, पूंजी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, पूंजीपतियों ने से इन्होंने भर्त्सना प्राप्त की, इन्होंने दुदकारा इसको। किस तरफ से चार्ली खानाबदोश से जुड़े हुए थे, दादी
माँ, सास, नानी। नानी से, खाना बदोश से किसे जुड़े थे? नानी की तरफ से जुड़े हुए थे। चार्ली का पिता कौन था? जापानी, पाकिस्तानी, यहूदी, भारतीय। तो चार्ली का पिता था यहूदी। यूरोप के किस के जिस यूरोप के जिप्सी किस देश से गए थे? चीनी से, भारत से, लंका से, रूस से। तो ये थे भारत से। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, भारत से। ठीक है। बीमार पड़ने पर उसकी माँ ने चार्ली को क्या पढ़कर सुनाया? रामचरितमानस, कुरान शरीफ, महाभारत, बाइबल। देखो भाई ये यहूदी थे तो ये बाइबल पढ़ते थे। ठीक है, ये बात समझने की भी, ये यहूदी थे तो बाइबल पढ़ते थे। ठीक है। किस प्रसंग को सुनकर चार्ली और उसकी माँ रोने लगे? किस प्रसंग को, यानी किस घटना को सुनकर चार्ली और उसकी माँ रोने लगे? भेड़ के भागने का प्रसंग, ईसा के सूली चढ़ने का प्रसंग, कसाई खाने का प्रसंग, भेड़ के पकड़े जाने का। तो कि है ईसा के सूली चढ़ने का प्रसंग। ईसा के सूली चढ़ने का प्रसंग में उसकी चार्ली और उसकी माँ रोने लगे जब वो बाइबल पढ़ रहे थे भाई। तो देखो भाई कितना कष्टदायक होता है किसी को सूली पर चढ़ाना, जिसको आज बोलते हैं ना कि फांसी चढ़ाना, वो तो ये बड़ा मार्मिक और दुखदायी था। इसकी सबकी आंखों में आंसू आ जाएं अगर इंसान है तो इस तरह की प्रसंग सुनकर या पढ़कर। चार्ली की अधिकांश फिल्में किसका इस्तेमाल नहीं करती है? तो देखो भाषा का, हास्य का, परंपरा का, संवाद का। तो भाषा का। अब ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, जब फिल्मों में भाषा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, इनकी जो फिल्में हैं थोड़ी सी, तो अगर आपने देखी हो, तो मैंने तो थोड़ी सी देखी भी, तो उसमें क्या है कि ये आवाज़ कम, मतलब बातचीत कम चलती है उसमें। मतलब कि एक इशारा मात्र होता है, जैसे मुखौटा आपने देखा वो जोकर टाइप में, जोकर का चेहरा लगाकर, और वो मतलब इस तरह से जैसे छोटे बच्चों के कार्टून आप देखते हो इस प्रकार के। तो उसमें भाषा कम और हास्य और करुणा, मतलब कि घटना के द्वारा ही दर्शक समझ जाएगा। उसमें भाषा न के बराबर है, मतलब बोलना नहीं, बस इशारा काम होता रहेगा, चलता रहेगा। जो भी है जो नेता है, वो अभिनेता है, अभिनेता कहेंगे हम तो, अभिनेता जो भी रोल कर रहा है वो घटना के द्वारा ही आपको हंसा भी देगा, रुला भी देगा। उसमें भाषा न के बराबर है। देखिए भाई 1 मिनट। भेड़ के पकड़े जाने पर चार्ली के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न क्यों हो गया था? भेड़ के भाग जाने से, भेड़ के मरने के डर से, और भेड़ के गिरने से, भेड़ के बच जाने, भेड़ के मरने। देखो भाई ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, तो वो तो आप सेंस से भी लगा सकते हो। देखो भाई करुणा का भाव कब होगा? भेड़ बच जाएगी जब। अरे भाई वो तो क्या है, वो तो भाई अच्छी होगी, चलो बच गई इसकी जान। अब भाग गई तो भी गिर गई, या यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन फिर भी आप बैठ गए, किसी की जान जाती है तो वो तो करुणा का भाव, अगर वो सच्चा हृदय से हृदय है, इसके मन में करुणा का भाव है, मानवता का भाव है, तो किसी के मरने के डर से उसके अंदर अपने आप ही करुणा का भाव आ जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के हास्य का पात्र कौन होता है? नायक, विदूषक, खलनायक, सहनायक। तो क्या होता है? विदूषक। विदूषक होता है, पूरी घटना अपने मतलब कि एक बिना शब्दों में पूरी प्रस्तुत कर देता है। चार्ली से प्रभावित होकर राज कपूर ने कौन सी 2 फिल्में बनाई थी? ये प्रश्न आ सकता है भाई। मेरा नाम, जोकर और संगम, जिस देश में गंगा बहती है, बरसात और तीसरी कसम, आवारा और श्री 420। तो इसका रहेगा आवारा और श्री 420। राज कपूर ने चार्ली से प्रभावित होकर बनाई थी आवारा और श्री 420। इनमें भी भाषा न के बराबर है, इसमें भी हास्य और करुणा रस है। किस भारतीय कलाकार ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया है? दिलीप कुमार ने, मनोज कुमार ने, राजकुमार ने, अमिताभ बच्चन ने। किसने किया? दिलीप कुमार ने इसकी क्या किया है, मतलब एक चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय यानी रोल किया है। देवानंद ने चार्ली का अनुकरण करते हुए किन फिल्मों में अभिनय किया है? गाइड और हरे राम हरे कृष्णा, 9 2 11 और 3 देवियाँ, जूल, थीफ और जुआरी, गैम्बलर यानी जून, मेरा नाम। तो इन्होंने किया है 9 2 11 और 3 देवियाँ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। देवानंद ने चार्ली का अनुकरण करते हुए किन फिल्मों में अभिनय, मतलब अनुकरण के उसी की तरह, अनुकरण करना मतलब उसी की नकल करना होता है। तो 9 2 11 होना, और 3 देवियों में देवानंद ने चार्ली का अनुकरण। देखो भाई कितने इसमें आए हैं अभिनेता जो उनकी तरह नकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो काम बहुत अच्छा कर रहे थे, तभी लोग उनकी नकल कर रहे थे। चार्ली की फिल्मों की प्रमुख विशेषता क्या है? विदेशी न लगना,
विदेशी लगना, पागल दिखना, बुद्धिमान दिखना, विदेशी न लगना। मतलब उनकी जो फिल्में होती वो देसी विचारधारा की होती थी, देसी यानी हमारे देश की परंपराओं पर आधारित होती थी, ना कि विदेशों की परंपरा पर। चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को क्या बनाया? साम्राज्यवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, निरंकुशवादी। तो उन्होंने क्या बनाया है फिल्म कला को? लोकतांत्रिक। मतलब कि ये कि कोई भी सामान्य इंसान फिल्म बना सकता है, सबका अपना हक है लोकतंत्र, और सभी उसे देख सकते हैं, पूरे परिवार के सदस्य मिलकर देख सकते हैं। तो एक आम जनजीवन से जुड़ी हुई एक साधारण सी फिल्म उन्होंने बनाई है। चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नजदीक थे? यशपाल के, प्रेमचंद के, जयशंकर प्रसाद के, अमृतलाल नागर के। तो प्रेमचंद की कहानी आपने देखी, बड़ी मार्मिक है और यथार्थ पर आधारित है, सत्यता पर आधारित है, सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई है और उसके साथ ही मनोरंजन भी है। तो उसी प्रकार की चार्ली ने बहुत प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उन पर फिल्म बनाई है चार्ली ने, बहुत सी कहानियों पर। इसलिए ये इस साहित्यकार के सबसे ज़्यादा नज़दीक थे, क्योंकि इनकी कहानियाँ इनको पसंद आती थी। चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया है? भाई 3 को, 2 को, 4 को, 5 पीढ़ियों को मुग्ध किया है, मतलब आकर्षित किया अपनी ओर। किस भारतीय अभिनेत्री ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया है? श्रीदेवी ने, ऐश्वर्या राय ने, राखी गुलजार ने, निरुपमा। देखो भैया ऐश्वर्या राय तो उसमें थी नहीं, ये तो वैसे भी काट दोगे आप। श्रीदेवी ने किया है, ठीक है। चार्ली चैपलिन की फिल्मों का आधार क्या है? धर्म है, प्रेम है, अब युद्ध है, भावनाएं। तो बार बार मैं बता चुकी हूँ, आपने भी देखा होगा भी। करुणा है तो ये भावनाओं में, हमारे आंखों में आंसू भावना होगी, कुछ सोचेंगे और कुछ हमारे मन में आएगा भी, दुख महसूस करेंगे, सुख महसूस, तभी तो भावनाएं होंगी। तो ये है भावनाओं के। चार्ली की माँ निमन में से क्या थी? नेत्री थी, अभिनेत्री थी, अध्यापिका थी, समाज सेविका। तो क्या थी? अभिनेत्री थी चार्ली की माँ। और कैसी अभिनेत्री थी? सामान्य। अब भाई ये नमक पाठ है रजिया सज्जाद का, अगला पाठ शुरू हो गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखो अगर आप निरंतर क्लास चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये PDF प्राप्त करने टेलीग्राम से जुड़ जाना, बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। रजिया सज्जाद का जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1917 को, 15 फरवरी 1918 को, 15 फरवरी 1919 को, 15 फरवरी 1920 को। तो ये 15 रजिया सज्जाद का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1917 को। देखो भाई जो HPSC की तैयारी कर रहे हैं ना सब्जेक्टिव पेपर की, उनकी मैं 2 दिन के बाद क्लास शुरू कर रही हूँ, वो भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जल्दी निरंतर क्लासें मिलेंगी आपको। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब हुआ था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो कहाँ हुआ था उनका? तो भाई अजमेर में हुआ था उनका जन्म। कहाँ हुआ था? अजमेर में, ठीक है। रजिया सज्जाद का जन्म हुआ था अजमेर में। रजिया सज्जाद किस विषय में MA की परीक्षा पास की थी भाई? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में। तो उन्होंने की थी उर्दू में, MA किया था उन्होंने उर्दू में। अब आपके मन में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि भाई रजिया सज्जाद हमारे नहीं पढ़ा हो ध्यान से, हिंदी में थी तो हिंदी में ही किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे आपके कवि लेखक मिलेंगे जिन्होंने अंग्रेजी में MA किया है, किसी ने उर्दू में किया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सन 1947 में रजिया सज्जाद जहीर अजमेर छोड़कर कहाँ चली गई थी? आगरा चली गई थी, मेरठ, कानपुर। तो वो कहाँ चली गई थी? लखनऊ चली गई थी। रजिया सज्जाद जहीर ने किस व्यवसाय को अपनाया था भाई? व्यापार को, नौकरी को, अध्यापन को अपनाया था। रजिया सज्जाद जहीर का देहांत कब हुआ था? तो उनका देहांत 18 दिसंबर 1980, 19 दिसंबर 1978, 18 दिसंबर 1979, 18 दिसंबर 1982। तो उनका मृत्यु हुई थी, माफ़ कीजिए, देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी 18 दिसंबर 1979। रजिया सज्जाद जहीर निम्नलिखित से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रेमचंद कबीर पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उनको हुआ था सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उनको मिला था सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। उत्तर प्रदेश की किस अकादमी ने रजिया सज्जाद जहीर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया था भाई? किसने? उर्दू अकादमी ने, हिंदी अकादमी ने, ललित कला अकादमी, चित्रकला अकादमी ने। तो उर्दू अकादमी ने, उर्दू में इन्होंने MA किया है और उर्दू अकादमी ने इन्हें सम्मानित किया है, यानी पुरस्कार दिया है, ठीक है। रजिया सज्जाद जहीर को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त कौन सा पुरस्कार प्राप्त मिला है भाई? देखो उनको एक तो मिला है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, दूसरा होगा उर्दू अकादमी पुरस्कार। अब तीसरा कौन सा पुरस्कार मिला है? अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, उत्तर प्रदेश लेखिका संघ अवार्ड, दिल्ली लेखिका संघ अवार्ड,
उत्तर भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, तो इनको मिला है अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, याद रखेंगे। तीसरा मिला है, देखो पहला श्वेत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। सन 1965 में रजिया सज्जाद जहीर की नियुक्ति कहाँ पर हुई थी? आकाशवाणी में, साहित्य अकादमी में, उर्दू अकादमी, सोवियत सूचना विभाग में। तो इनकी 1965 में जो नियुक्ति हुई थी सोवियत सूचना विभाग में, सोवियत सूचना विभाग में उनकी नियुक्ति हुई थी 1965 में। रजिया सज्जाद जहीर के एकमात्र कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो इनका है जर्द गुलाब, पीला गुलाब, नीला गुलाब, काला गुलाब। तो इनका एकमात्र यानी एक यही बस है कहानी संग्रह जर्द गुलाब। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आया है, याद रखेंगे। पीजीटी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, DEET+B हो, या फिर EMARS हो, या फिर एस्टेट हो। तो ये पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, कहीं आपको ना पता हो बता देती हूँ। रजिया सज्जाद जहीर मूल किस भाषा की लेखिका थी? हिंदी की थी, उर्दू की थी, अरबी की थी, फारसी की। तो ये उर्दू की थी, ठीक है। नमक कहानी के लेखिका का नाम क्या है? तो भाई आपको पता है कि भाई रजिया सज्जाद जहीर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो रजिया सज्जाद जहीर नमक कहानी की लेखिका का नाम है। देखो भाई आप में से HPSC सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी करना चाहते हो सकता है कि भी तो वो, या आपके कोई जानकार कर रहे हैं, तो मैं 2 दिन के बाद क्लास शुरू कर रही हूँ, तो आप उससे वो क्लास भी अवश्य देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, जो लिखित पेपर होगा आपका। नमक कहानी का संबंध किससे है? हिंदुओं तथा मुसलमानों से, भारतवासियों से, पाकिस्तानियों से, भारत पाक विभाजन से। तो इनका नमक कहानी का संबंध किससे? भारत पाक विभाजन से। देखो भाई भारत पाक विभाजन पर बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं, तो भारत पाक के कैसे संबंध है, और जब उन पर लिखने वाली कहानियाँ तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो नमक है कि नमक ऐसा है जो दोनों देशों को जोड़ता है, भारत और पाकिस्तान को। तो ये देखें, सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? तो कहाँ गई थी? भी मुल्तान में गई थी, सियालकोट में गई थी, इस्लामाबाद, लाहौर में गई थी। सफिया राजस्थान पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? लाहौर में गई थी। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? कीर्तन में गई थी, जगराते में गई थी, मंदिर में गई थी, मस्जिद में गई थी। तो कहाँ गई थी? कीर्तन में गई थी। सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा था? अमृतसर को, लाहौर को, दिल्ली को, मुल्तान को। तो सिख बीबी ने लाहौर को अपना वतन कहा था। भाई देखो भारत पाक का विभाजन हुआ, जब देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ के लोग वहाँ चले गए थे, वहाँ के लोग यहाँ गए थे, तो कहीं ना कहीं दिलों में जुड़ाव तो रहता ना। मान लीजिए आप कहीं गांव में पैदा हुए और आप अब शहर में रहने लगे, लेकिन आपको अपनी जन्मभूमि से प्यार तो होता, हर एक को होता है। तो अपनी जन्मभूमि से सब कुछ जुड़ा रहना, सब कोई जुड़ा रहना चाहता है, चाहे वो रहे ना रहे, लेकिन भावनात्मक रूप से तो सब जुड़ते हैं। तो इसी कहानी में, कहानी का दिखाने का यही उद्देश्य है कि हमें अपनी जन्मभूमि से हमेशा हमेशा प्यार रहता है। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? 9 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे। तो हुआ था 11 बजे समाप्त है, ठीक है। सिख बीबी ने, एक मिनट, सिख बीबी ने सफिया को कौन सा तोहफा लाने के लिए कहा था? लाहौर शाल। तो भाई इसका उत्तर आएगा 12 बजे आएगा, माफ़ कीजिए 11 बजे नहीं आएगा, 12 बजे आएगा, ये ठीक कर लेना आप। सिख बीबी ने सफिया से लाने के लिए क्या कहा था? कौन सा तोहफा लाने के लिए कहा था? लोहारी साल, लोहारी नमक, ना लाहौरी किन्नू, लाहौरी मेवा। तो उन्होंने कहा था लाहौरी नमक। अब देखो भाई, मान लीजिए देखो नमक तो सबके घर में, हमें यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन क्या है कि जब हमें अपनी जो हमारी जो जन्मभूमि होती है, तो वहाँ की चीज़ें, हमने छोटी छोटी चीज़ों से हमारा भावनात्मक लगाव होता है कि वहाँ की ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, लेकिन मिल तो हर जगह जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वतन के नमक को लाने के लिए कहा था। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? माता पिता के पास, पड़ोसियों के पास, दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास। तो अपने भाइयों के पास गई थी। सफिया का भाई क्या था? पुलिस अफसर था, कस्टम अधिकारी था, व्यापारी था, सरकारी नौकर था। तो क्या था? पुलिस अफसर था। क्या था सफिया का भाई? पुलिस अफसर। सिंदूरी नमक, सोडियम नमक। देखो भाई सफिया ने बादामी कागज़ की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? तो हम पढ़ रहे हैं लाहौरी नमक था, ठीक है। सफिया का दिल्ली तक रेल का किराया किसने दिया था? स्वयं ने दिया था।
सरकार ने दिया था, भाई ने दिया था, बहन ने? तो उसके भाई ने दिया था भाई। सफिया का दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। आखिरी कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होती। कथन किसका है? तो सफिया के भाई का है। लेखिका का है, सफिया का है। सुनील दास गुप्त का है। तो इसमें क्या है? सफिया का है। देखो भाई, जिस प्रकार जो कथन आते हैं ना, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आप देखते हो बड़े कथन आते हैं परीक्षा में, तो उन कथनों को आप ध्यान से देखेंगे। आप अदीब ठहरी। सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर घुमा हुआ होता है। आप अदीब ठहरी। सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर घुमा हुआ होता है। ये अदीब शब्द किसके लिए आया है भाई? अदीब शब्द किसके लिए आया है? सिर्फ व्यक्ति के लिए, पागल के लिए, साहित्यकार के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए। तो भाई सफिया क्या थी? एक साहित्यकार थी। क्या थी? एक साहित्यकार। अब पागल तो आप उसे कहेंगे नहीं। क्या थी? साहित्यकार थी। सफिया के कितने सगे भाई बहन थे भाई? कितने थे? 2 थे, 4 थे, 5 थे, 3 थे। तो सफिया के कितने भाई थे? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा डी। सफिया के 3 सगे भाई थे। पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा था? पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को, 1 मिनट भाई, बार बार में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कई बार। पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा था? अपने पर्स में, फूलों की टोकरी की तह में, फलों के ऊपर, सूटकेस में। तो फलों की टोकरी की तह में रखा था पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को। सुनील गुप्ता को सालगिरह पर किसके मित्र ने पुस्तक भेंट की थी? सुनील दास गुप्ता को सालगिरह पर उसके मित्र ने पुस्तक कब भेंट की थी? देखो, 44 में की थी, 42 में, 1942 से सारी, 1946 में, 1940 में। तो कब की थी भाई? ये की थी 1946 में। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता को उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर पुस्तक भेंट की थी? अब ऊपर ही आया था, सालगिरह पर की थी। कब की थी? सालगिरह पर की थी। संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल मिलता है? भाई संतरा और माल्टा को मिला जाए तो कौन सा फल तैयार हो जाता है? नींबू हो जाता है, मौसमी, किन्नू, चकोतरा। तो ये किन्नू, संतरा और माल्टा को मिला दिया जाए तो किन्नू तैयार हो जाता है। सफिया के दोस्त सफिया के दोस्त ने किन्नू देते हुए क्या कहा था? ये हमारे दोस्ती का सबूत है, ये हमारे प्रेम का सबूत है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, ये रसीला और ठंडा। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का, मतलब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में इसको शेयर करते हैं। मतलब कि आपस में हिंदुस्तान, जैसे लाहौर का नमक भारत में आता है, भारत का किन्नू क्या है? पाकिस्तान जाता है। तो इसमें एकता बनी रहती है। ठीक है, जब हमारे यहाँ से वहाँ कोई चीज़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें जोड़े रखती है, आपस में प्रेम भाव जोड़े रखती है। किस रंग के कागज की पुड़िया में शेर भर सफेद लाहौर नमक था? लाल में, सफेद में, बैंगनी में, बादामी में। तो इसका रहेगा जो बादामी रंग के कागज की पुड़िया थी उसमें शेर भर सफेद लाहौरी नमक। शेर भर का मतलब होता है किलो। शेर भर होता है, जिसे देसी में शेर बोलते हैं, उसे किलो बोला जाता है हिंदी में। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगवाया है। वाक्य में अपनी माँ किसे कहा है? मुझे तो लाहौर नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवा के। में सफिया ने अपनी माँ किसे कहा? सिख बीबी को कहा है, सगी माँ कहा है, मित्र की माँ, पति की माँ। तो सिख बीबी, क्योंकि उसकी माँ, मतलब जो सफिया है उसकी माँ और सिख बीबी का जो हाव भाव थे, जो कद काटी थी, आपस में मिलती जुलती थी, तो वो उसे अपनी माँ ही मानने लगी थी।
मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती कि कानून हैरान रह जाता है। ये बात भाई किसने की थी? मैं बार बार बोल रही हूँ कि कथन बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, तो इन कथनों को आप ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का, सफिया का, सफिया के भाई का, सुनील दास गुप्त का। तो पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती कानून हैरान रह जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब प्यार भाव से कोई चीज़ ली जाती है, यानी प्रेम भावनाओं को रखने के लिए कोई चीज़ ली जाती है, तो वो क्या है, उसमें कानून देखता रह जाता है, मतलब उसमें कानून प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? सुनील दास गुप्त था, सुनील कुमार गुप्त था और सुनील गुप्ता था, सुनील गुप्ता। तो सुनील दास गुप्ता हम बार बार में पढ़ते आ रहे हैं। भारत के कस्टम अधिकारी क्या नाम था? सुनील दास गुप्त। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। नमक कहानी में कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई थी? पुलिस अधिकारी के लिए, लेखिका के लिए, जांच सहायक के लिए, सफिया के लिए मंगाई थी। भाई 2 चाय मंगवाई थी, एक तो खुद के लिए और दूसरी सफिया के लिए। सुनील दास गुप्त किसे अपना वतन मानता है? तो भारत को, दिल्ली को, पाकिस्तान को, ढाका को। तो वो ढाका, सुनील दास किसे अपना वतन मानता? ढाका को। मैं कहानी के आरंभ में बता रही थी कि भारत पाक विभाजन के समय क्या हुआ था, जब पाकिस्तान के भारत में आ गई थी, भारत के लोग पाकिस्तान में चले गए थे, तो भाई वो अपना कार्य, अपनी ड्यूटी कहीं भी कर रहे थे, लेकिन अपने वतन का जो लगाव था, जो प्रेम भाव था, वो इनके अंदर अब भी धधक रहा था, यानी अब भी उनके अंदर कहीं ना कहीं कोने में। क्योंकि देखो भाई, जो जन्मभूमि से लगाव सबका होता है, लेकिन काम कमाना और खाना तो कहाँ भी पड़ सकता है। तो लेकिन वो भारत में ड्यूटी कर रहा है, भारत में कस्टम की नौकरी कर रहा है, लेकिन उसकी जन्मभूमि क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ढाका को अपना वतन अब भी मानता है। सफिया कहाँ की रहने वाली है? कराची की, जालंधर की, बंगाल की, लाहौर की। तो सफिया है लाहौर की रहने वाली, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सुनील दास गुप्त अपने दोस्त के साथ बस में किन साहित्यकार को पढ़ते थे? नजरुल और निराला को, नजरुल और शरतचंद्र को, टैगोर और शरतचंद्र को, नजरुल और टैगोर को। तो सुनील दास गुप्त अपने दोस्तों के साथ बचपन में नजरुल और टैगोर को पढ़ते थे। ठीक है, नजरुल और टैगोर को। अमृतसर और में सफिया के सामान की जांच करने वाले नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत में कैसे लगते थे? भाई जो अमृतसर में सफिया के सामान की जांच करने वाले थे, जो कस्टम अधिकारी थे, वो बातचीत और सूरत में कैसे लगते थे? गुजराती लगते थे, पंजाबी लगते थे, पाकिस्तानी लगते थे, बंगाली लगते थे। तो वो कैसे लगते थे? बंगाली लगते थे। डी रहेगा इसका, बंगाली लगते थे। नमक पाठ के अनुसार क्या चीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? किन्नू है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है। तो क्या है? किन्नू। जो अभी अभी हम थोड़ी देर भारतीय एकता का जो प्रतीक है, भारत और एकता को जो बनाए हुए जो फल क्या है? किन्नू है। सफिया की माँ सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? मुहर्रम पर, रमजान पर, रक्षाबंधन पर, ईद पर। तो मुहर्रम पर सफिया की माँ सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती थी। तो देखिए भाई, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, मॉडल टेस्ट, अभी आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने डाल रखे हैं। प्रीवियस ईयर भी मैंने कल कम्युनिटी में डाले थे, कम्युनिटी में जाकर आप देख सकते हो, जो एस्टेट के। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभी आपकी परीक्षा का बहुत कम समय बचा है, तो जितनी हो प्रैक्टिस करें। सिख बीबी सुनील दास गुप्त, सफिया का भाई। तो देखें, हमारा वतन तो जी लाहौर, ये कथन किसका है? तो सिख बीबी ने कहा था कि ये हमारा वतन तो जी लाहौर है। सुनील दास गुप्त ने कहा था, सफिया ने कहा, सफिया के भाई ने। तो सिख बीबी ने कहा था कि हमारा वतन तो जी लाहौर है, लेकिन वो रह रही कहाँ है? भारत में। और वतन किसको बता रही है? पाकिस्तान को बता रही है, लाहौर में, क्योंकि वहाँ उनकी जन्मभूमि है और यहाँ वो रह रही है। सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? ढाका जा रही थी, लाहौर जा रही थी, कराची जा रही थी, अमृतसर जा रही थी। तो कहाँ जा रही थी? लाहौर जा रही थी। तो अभी देखो, यहाँ ये प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे? जल्दी से जल्दी रिवीजन करें, जितना हो उसके। आपकी परीक्षा का अभी बहुत कम टाइम बचा है। मॉडल टेस्ट पेपर मैंने डाल दिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल दिए, कम्युनिटी में जाकर आप ले सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर तो वो हैं जो बार बार आए हुए हैं या पूछे जाने की संभावना है, और जो प्रीवियस ईयर वही हैं जो आए हुए प्रश्न हैं। तो दोनों ही मैंने डाल रखे, वो आप देख सकते हैं। निरंतर क्लास चाहते हैं या ई मार्क्स की भी तैयारी कर रहे हैं या HPSC PGT सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करना चाहते हैं,
तो निःशुल्क क्लासें मिलेंगी, PDF भी आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। आप व्हाट्सएप लिंक डाउनलोड करें, इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। ये PDF जितने PDF है सारे मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक पर डाल दूँगी, सब कुछ निःशुल्क है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।